I'm CS Mayank Agrawal, a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation, and I welcome all of you on M Smart Academy. गाइज, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है CS मयंक और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है M Smart Academy। इसके माध्यम से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मेरे वीडियोस के लिंक हासिल कर सकते हो, जिससे आप टाइमली मेरे वीडियोस को ज्वाइन कर सको। आज चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक काफी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन समय के साथ साथ मैनेजमेंट की प्रकृति में भी बदलाव आते गया। लेकिन इन सब से इतर एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न हमारे सामने यह है कि मैनेजमेंट क्या एक विज्ञान है, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, मैनेजमेंट क्या एक कला है, मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, या मैनेजमेंट किसी प्रकार का एक प्रोफेशन है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में यह जानेंगे कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या, क्या वो एक साइंस है, क्या वो आर्ट है, या क्या वो प्रोफेशन है। अब वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ये जानने के लिए पहले हमको आर्ट की विशेषताएं, साइंस की विशेषताएं और प्रोफेशन की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। तब तो हम तुलना कर पाएंगे, तब तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर की, तो हमको 3 सब्जेक्ट के फीचर्स जानने जरूरी हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। एक बार जो भी लिखा हुआ है उसको मैं आप लोगों के सामने फिर से रिपीट कर देता हूं। मैनेजमेंट एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो समय के साथ साथ बदलता गया, सिचुएशंस के साथ साथ बदलता गया, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। हमेशा हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये आर्ट है, साइंस है या कॉमर्स है। इसको जानने के लिए हम लोग कुछ फीचर्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, मैनेजमेंट एज अ साइंस की, कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है। तो आइए पहले तो समझते हैं कि साइंस के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये वर्ड पे फोकस करना। जानते हैं कि साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। साइंस एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो कुछ सच्चाइयों के बारे में बताता है, कुछ सच्चाइयों के बारे में हमको एक्सप्लेनेशन देता है। सर ऐसा कुछ बताइए। उदाहरण के तौर पर आज हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है। तो ऐसा क्या है जिसके कारण कोई भी उछाली हुई चीज या कोई भी ऊपर रखी हुई चीज वो नीचे ही गिरती है और ऊपर नहीं जाती है। तो इसका मतलब हमने एक सच्चाई, जो ये है कि कोई भी चीज अगर ऊपर जाती तो वो नीचे आती, ये एक सच्चाई है जिसको एक्सप्लेन किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। तो ये एक साइंस का उदाहरण है। साइंस एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो भी सच्चाई है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको जस्टिफाई करता है, वही साइंस कहलाता है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। जब पहली बार सेब गिरा, आज ये सेब जो है ना कई एग्जांपल्स में यूज होगा। जो सेब गिरा, आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की थी। जब सेब नीचे गिरा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये नीचे ही क्यों गिरा। उन्होंने एक सच्चाई, एक फैक्ट, एक तथ्य जो एग्जिस्ट करता था उसको ऑब्जर्व किया और इससे एक कंक्लूजन निकाला, इससे एक फाइंडिंग निकाली कि भाई कुछ तो ऐसा है जमीन में जिसके कारण ऊपर रखी हुई चीज नीचे की ओर आती है, और उसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का या लॉ ऑफ ग्रेविटी का। तीसरा, अब सवाल उठता है कि क्या मैनेजमेंट एक विज्ञान है। इसको जानने के लिए समझते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस और मैनेजमेंट के। पहला, द फर्स्ट वर्ड इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैंने कहा कि साइंस एक ज्ञान का भंडार, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो 2 चीजों पर निर्भर करता है, कॉज और इफेक्ट। ये 2 वर्ड पे फोकस करना, ये 2 वर्ड को मैं अभी समझाता हूं। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। जब यहां पर आइजैक न्यूटन भाई साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो सेब गिरा इसका कारण क्या हो सकता है। मेरे वर्ड को कैच करना, इसका कारण क्या हो सकता है। उन्होंने समझा कि जरूर धरती में कुछ ऐसा फोर्स है जिसके कारण ऊपर रखी हुई चीज नीचे गिर रही है। इसका मतलब सेब का नीचे गिरना एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है
जबकि इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती में है, और वहीं से लॉ ऑफ ग्रेविटी की उत्पत्ति हुई। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी इज द कॉज विच एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड द फॉलिंग एप्पल, दैट इज इफेक्ट। आई होप यहां पे पहला वर्ड आप लोग को क्लियर होगा। अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से साइंस का ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट से मैच करता है, और करता भी है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट भी एक ज्ञान का भंडार है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसके अपने थ्योरी हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, और ये समय के साथ साथ डेवलप हुआ है। तो मैनेजमेंट एज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज इट्स ओन थ्योरी, ओन प्रिंसिपल, विच इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, समय के साथ उसमें डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया। तो जो पहला फीचर है दैट साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो एग्जैक्टली फिट बैठता है मैनेजमेंट पर। लेकिन ये तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है या एक फीचर है, क्या और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं? आइए समझते हैं। इसको मैं मैनेजमेंट के साथ एक रिलेट करके आपको एक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं अकेला बुक्स पढ़ता हूं, कंटेंट गैदर करता हूं, उसको टाइप करता हूं, उसको वीडियो में कन्वर्ट करता हूं, मतलब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, उसके बाद उसमें एडिटिंग करता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, और उसके बाद मैं उसको पब्लिश करता हूं, अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। ये सारे काम मैं खुद करता हूं। मान लो अब सारी चीज़ें मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी, वीडियो डिले होते जा रहा था, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो मैंने 3 लोगों को हायर कर लिया। मैंने बोला एक काम करते हैं, इन 3 लोगों को मैं अपॉइंट कर लेता हूं, ठीक। ये भाई साहब जो है ये क्या करेंगे, ये पूरी तरीके से वीडियो एडिटिंग का काम करेंगे। ये जो है ये मेरे कंटेंट को जो मैंने गैदर किया है, इस कंटेंट को प्रॉपर क्या करेंगे, पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, ये सारी चीजें बनाएंगे, चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, और ये जो है ये वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो को पूरे जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैलाएंगे। और इन सभी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए इन्होंने अपनी एक टीम बना ली, अपने अंडर 3-3 लोगों को रख लिया। अब इससे क्या हुआ, मेरा काम बड़ा आसान हो गया। ये सारे काम मुझे करके देते थे और मैं सिर्फ कैमरे के सामने आता था और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर देता था। मेरा काम था एक्सप्लेनेशन का। इससे काम क्या हो गया, आसान हो गया, इससे चीजें आसानी से हैंडल हो गई। ये जो प्रिंसिपल है ये है डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल ने ये जब प्रिंसिपल डेवलप किया होगा डिवीजन ऑफ वर्क, तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, कुछ फाइंडिंग्स किए होंगे, तभी तो जाके वो इस नतीजे पर पहुंच पाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल हमारा डेवलप हुआ है मैनेजमेंट का, वो भी एक तरीके से सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का हिस्सा है। जो भी थियरीज और प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोगों के बाद एग्जिस्टेंस में आए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह है मिस्टर थॉमस एडिसन। इन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब इन्वेंट किया। एक इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आप इस बल्ब को बनाते समय इतने बार फेल हुए, 2000 एक्सपेरिमेंट आपने किया, तब जाके आपको ये बल्ब मिला, आपको क्या फीलिंग थी? तो इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में आंसर किया दैट आई नेवर फेल्ड वंस, आई इन्वेंटेड द बल्ब, इट जस्ट हैपन टू बी अ 2000 स्टेप प्रोसेस। मतलब इन्होंने ये कहा कि मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ, मैंने बल्ब इन्वेंट कर लिया, और बल्ब इन्वेंट करने के लिए जो मुझे प्रोसेस लगा उसमें 2000 स्टेप थे। मतलब 2000 स्टेप से गुजरना पड़ा, तब जाके वो बल्ब इन्वेंट हुआ। इससे हमको ये सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने ये जो बल्ब डेवलप किया और किस तरीके से उन्होंने अपने फेलियर को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दे दिया। वो रिपोर्टर इसको एज अ फेलियर मान रहा था, जबकि इन्होंने अपने पॉजिटिविटी से कहा कि ये 2000 स्टेप लगे मुझे बल्ब इन्वेंट करने में। हमको इससे जीवन में ये सीखना चाहिए कि हमेशा 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 सकारात्मक रहो, कभी भी नेगेटिव ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी
प्रतिकूल क्यों ना हो। अब इन्होंने जो ये जो बल्ब बनाया, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उनको एक फाइनल आउटपुट मिला। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली टेस्ट करते गए रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आइजैक न्यूटन ने भी एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, और कंटिन्यूस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, मतलब खोज की। एग्जिस्ट तो पहले से करता था। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या सिमिलैरिटी है साइंस के इस कैरेक्टरिस्टिक से। तो देखिए, जैसे जो भी प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए, चाहे वो हेनरी फ्यूल ने किया हो या एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने किया हो, इन्होंने भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होगा, उनके ऊपर हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया है, कैसे ऑब्जर्व किया, हर एक प्रिंसिपल कैसे डेवलप हुआ, इसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते समय। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो समझना कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे उनके बिहेवियर को और अच्छी तरह समझने के लिए, और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला होगा। लेकिन हर एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं होता है। इसका मतलब ये कि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उन सब का आउटकम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हिच इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, but we cannot accurately predict the outcome of those experiments as it deals with the human behavior which is a dynamic in nature. Hence, with this particular point we can conclude that management is not an exact science. पहले वाले से तो हमको ये समझ में आ रहा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कुछ थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी मदद से हम करते हैं मैनेजमेंट। लेकिन सेकेंड पॉइंट से हमको यह समझ में आता है दैट मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट समझाने से पहले एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यह है मिस्टर चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन डेवलप किया कि कैसे इंसान बने, कैसे इवॉल्व हुआ। तो इन्होंने जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया वो उनकी रिसर्च पर बेस्ड था। उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किए हैं, काफ़ी रिसर्च किया, और उसी का रिजल्ट है कि डार्विन्स थ्योरी या चार्ल्स डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन डेवलप किया गया। उसी प्रकार से एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल ने भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन और रिसर्च किए। तीसरा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखिए, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, उसको हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर जगह उपलब्ध है धरती में। अब अगर मान लो कि मैं किसी बॉल को ऊपर उछालता हूं इंडिया में तो वो नीचे आता है। ऑस्ट्रेलिया में हम जाते हैं क्रिकेट खेलते, बॉल ऊपर उछलती है नीचे ही आती है। इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं, बॉल ऊपर उछालते नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है और उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है जिसको हर सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ। इसलिए अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन करना होता है, बदलाव करना होता है। जब हम एक ही प्रकार की चीज को सभी के ऊपर अप्लाई करेंगे, सभी लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसका एक उदाहरण देता हूं। मुझे अपना काम करवाना है, मान लो मेरे पास 10 लोग हैं। मैंने उन सभी को बोला कि अगर आप लोग मेरा ये काम कर देते हो तो मैं आप सभी लोगों को गिफ्ट दूंगा। उसमें से 4 लोग जो हैं वो उसको करने के लिए राजी हो जाते हैं।
बाकी के 6 लोग जो है वो मना कर देते। मैंने बोला क्यों मना किए, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। बोले सर हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको पैसों की ना सख्त ज़रूरत है। तो मुझे ये समझ में आया कि 10 में से 4 लोगों को गिफ्ट पसंद आ गया, बाकी के 6 लोगों में से 3 लोगों को गिफ्ट नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। मैंने बोला ठीक है पैसे दे दूंगा। और बाकी के 3 लोगों को चाहिए था नाम, शोहरत, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का डेजिग्नेशन। मैंने बोला ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैंने उनको अपना काम करवाने के लिए एक तरीके का मोटिवेशन किया। ठीक है, मैंने उनको कहा कि भाई मैं बदले में आपको ये दूंगा, इससे आप मेरा काम कीजिए। तो कुछ लोगों ने कुछ लोगों की ज़रूरत थी गिफ्ट, कुछ लोगों की ज़रूरत थी पैसे, कुछ लोगों की ज़रूरत थी शोहरत। सभी के लिए मैंने अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई किया उनको मोटिवेट करने के लिए। तो मैनेजमेंट जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। आप एक ही चीज़ सब पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ सब पर अप्लाई करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट न मिले। तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट डज नॉट हैव एनी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है? तो भैया 3 में से 2 फीचर ऐसे हैं जो मैनेजमेंट और साइंस में कॉमन नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। कैसे सर? देखो, हम ये तो समझ गए कि भाई 3 में से 2 फीचर अगर मैनेजमेंट और साइंस में कॉमन नहीं तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंस के जैसा तो नहीं है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर एक सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए हम उसको सोशल साइंस कह सकते हैं। स्टडी अबाउट द सोसाइटी, स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इज social science. So we can say that management is a social science or inexact science or soft science. ये हमारा कंक्लूजन निकल सकता है। तो 3 पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में कॉमन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन दोनों में कॉमन, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है क्योंकि दोनों के आउटकम अलग अलग होते हैं। और साइंस में आउटकम सेम होते हैं, जबकि मैनेजमेंट में आउटकम सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जनरली यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। चलिए, अगला जो है कंसेप्ट वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक कला है? ठीक। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आर्ट होता क्या है, कला क्या होती है। एक ऐसा उदाहरण लेता हूं जिससे आप भी फेमिलियर है और मैं भी फेमिलियर हूं, वो है टीचिंग। टीचिंग जो है ना वो एक कला है, एक आर्ट है। पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। किसी पर्सन को अपनी बात समझाना, किसी पर्सन को गेन किया हुआ नॉलेज उसको आसान भाषा में समझाना या उसको ऐसे समझाना जिससे उसको समझ में आ जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि 5 टीचर्स हैं। ठीक। इन पांचों के पांचों टीचर्स ने एक ही बुक से मान लो पढ़ाई की है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, सभी लोगों ने इसी बुक से पढ़ाई की, सभी लोगों ने यही बुक को पढ़ा। अब एक व्यक्ति आता है, वो उसी लिखी हुई बात को प्रस्तुत करता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी ट्राई करता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, काफी हद तक बच्चों को समझ में आ जाता है। चौथे आदमी को भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। लेकिन जो 5वां बंदा आता है, वो जब पढ़ाता है तो वो चीजें पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बच्चों के दिमाग में। इससे हमको क्या समझ में आया कि एक ही बुक से पढ़े हुए सेम चीज को पहुंचाने का जो तरीका है 5 लोगों का अलग अलग है। कोई अपने बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पा रहा है सामने वाले पर्सन को, कोई बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आर्ट एक ऐसा टूल है
या बोल सकते हैं कि आर्ट एक ऐसी चीज है जो एप्लीकेशन सिखाता है, पढ़े हुए चीज को, गेन किए हुए नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताता है आर्ट। इसलिए हम ये कह सकते हैं आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो भी नॉलेज हमने गेन किया है उसको कैसे अप्लाई करना है, यही होता है आर्ट। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सभी के सभी एक ही टीचर से पढ़ते हैं, सभी के सभी बच्चे एक ही टीचर से पढ़ते हैं। वो टीचर सभी को एक जैसे नोट्स प्रोवाइड करता है, एक जैसे लेक्चर प्रोवाइड करता है, एक जैसे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, सब कुछ। लेकिन कुछ बच्चे एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम में कम मार्क्स लेके आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का, हर किसी का, जो भी उन्होंने मुझसे नॉलेज गेन किया या किसी भी टीचर से जो उन्होंने नॉलेज गेन किया उसको उस पेपर में एक्सप्रेस करने का या उस गेनफुल मतलब उस नॉलेज को जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग अलग है, सभी का अलग अलग है। तो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अब ये आता कहां से, ये आर्ट कैसे डेवलप होता है? तो देखिए, जो आर्ट होता है उसके लिए हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने पढ़ाने से पहले इस बुक को पढ़ा, ठीक, लेकिन ये तो मैंने नॉलेज गेन किया, ये तो मैंने स्टडी की, लेकिन पढ़ाना आए ऐसा जरूरी तो नहीं है। हर कोई, जिस पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऑल इंडिया रैंकर, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकर, बहुत नॉलेज, बहुत सारी बुक्स उसने पढ़ा, जरूरी तो नहीं है ना कि वो अच्छा पढ़ा भी सके, तो इसके लिए एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको टीच कर रहा हूं, जो टीचिंग है वो मेरे लिए एक आर्ट है। अब मैंने ये डेवलप कैसे किया होगा, ये एक्वायर कैसे किया होगा? तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, उससे मैंने नॉलेज गेन किया। मैंने कुछ टीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे इस टीचर से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता, तो इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ में आता है, चलो इस क्वालिटी को मैं अपने अंदर समाहित कर लेता हूं। फिर मैंने कुछ और टीचर्स को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे पढ़ाते। एक बेस्ट टीचर जो जिसका फीडबैक सबसे बेस्ट है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि बच्चे उससे प्यार करने लगते हैं, बच्चे उनको पसंद करने लगते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपने अंदर वो चीजों को ढाला। तीसरा, जब मैं पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, 12th क्लास के बाद से मैं पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया था और आज मुझे पढ़ाते हुए 8 साल हो गए, जब मैंने पहली बार शुरुआत किया था और आज जब मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाते गया मुझे एक्सपीरियंस होता गया। तो कहने का मतलब यहां पे है कि जो आर्ट है, इट इज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अगला, जो भी हमने पढ़ लिया उसको अप्लाई करने के लिए क्रिएटिविटी होना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे म्यूजिशियन की अगर मैं बात करूं, तो सभी लोग सारे गामा पधा निसा ये पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ म्यूजिक कंपोजर या कुछ म्यूजिशियंस बहुत प्यारा म्यूजिक लिखते हैं जो दिल को छू जाता है, जो सभी लोगों को पसंद आता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उतना अच्छा गाना नहीं लिख पाते जिससे कि लोग उनका गाना पसंद नहीं करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? पढ़ा तो उन्होंने भी सारे गामा पधनी सा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है क्रिएटिविटी का। कैसे उन सभी शब्दों को जोड़ना है, किस तरीके से लिरिक्स लिखना है, किस तरीके से उसको म्यूजिक में पिरोना है, ये सभी के क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स देता हूं, तो मैं हमेशा ये सोचते रहता हूं कि इस कंसेप्ट को समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दूं, इस कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं कैसे अलग अलग प्रैक्टिकल लाइफ की चीजों को रिलेट कर पाऊं। ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स विच वी हैव लर्नड। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों में कॉमन है या अनकॉमन है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। दोनों में हमको, चाहे आर्ट हो चाहे मैनेजमेंट हो, हमको कुछ थियोरेटिकल नॉलेज डेवलप करना पड़ता है, कुछ थियोरेटिकल नॉलेज की पढ़ाई करनी होती है। जैसे आप देखोगे संगीत, नृत्य, ठीक है, एक्टिंग,
तो जो डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, इनके एक स्कूल्स होते हैं, इनके महाविद्यालय होते हैं, जैसे संगीत महाविद्यालय, ठीक है, नृत्य कला केंद्र, इस प्रकार से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वहाँ पे उनको कुछ लिटरेचर पढ़ाई जाती है, कुछ बुक्स पढ़ाई जाती है जो म्यूजिक का ज्ञान देती है, जो डांस का ज्ञान देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक डांस एक आर्ट है, म्यूजिक एक आर्ट है, लेकिन वो सभी के सभी कुछ लिटरेचर पर बेस्ड है, कुछ थियरीज पर बेस्ड हैं। तो क्या हम कह सकते हैं दैट आर्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम थियोरिटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। उसी प्रकार से लोगों को हैंडल करने की जो कला है, अपने काम को करवाने की जो मतलब हमको हमारे काम को कराने की जो कला है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रिंसिपल पर आधारित है। तो जैसे मैनेजमेंट में जैसे आर्ट का एक थियोरिटिकल नॉलेज और प्रिंसिपल है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट के भी कुछ थियोरिटिकल नॉलेज, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स है, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दो अलग अलग महापुरुषों ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूएल, इन दोनों ने कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स डेवलप किए जो आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट सीखने के लिए। तो दोनों में कुछ तो थियोरिटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट और आर्ट, इन दोनों में ये कॉमन फीचर हुआ। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी अभी मैंने बताया गेन किया हुआ नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। दो म्यूजिशियन, दोनों ने सेम पढ़ाई की, सारे गामा पधा निसा, लेकिन दोनों का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। सभी टीचर ने एनसीईआरटी बुक से ही नॉलेज गेन की है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। दो एक्टर सेम डायलॉग को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर ये दो एक्टर्स हैं, एक राजकुमार राव और दूसरा आयुष्मान खुराना। ये दोनों के दोनों जो हैं, इनके एक्टिंग स्किल्स अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से एक्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पर्सनलाइज्ड वे है अपने आर्ट को प्रदर्शित करने का। ठीक उसी प्रकार से मैनेजर जो होता है ना, वो भी कुछ बुक्स पढ़ता है, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ता है, जो सभी के सभी मैनेजर पढ़ते हैं। लेकिन एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अलग कब बनता है? जब वो पढ़े हुए नॉलेज को सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करता है। तो सभी के सभी मैनेजर, मान लो एक ही प्रिंसिपल, एक ही टेक्निक पढ़े हैं, लेकिन उसको सिचुएशन के हिसाब से यूनिक तरीके से कैसे अप्लाई करना है, ये मैनेजमेंट हम लोगों को सिखाता है। ये एक अच्छे मैनेजर को दूसरे मैनेजर से अलग बनाता है। तो किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे पहला, क्रिएटिविटी, कि कैसे हम गेन किए हुए नॉलेज को अप्लाई कर सकें, कैसे उसमें नयापन ला सके, इनोवेशन, कैसे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकें। ये मैनेजमेंट में भी होता है और ये आर्ट में भी होता है, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी मैं ज़्यादा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज नहीं कर रहा हूं। कारण ये कि अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद मैं ये टॉपिक को वापस एक रिवीजन लेक्चर के रूप में आऊंगा। फिर मैं उन सारे टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा जो आपको इससे रिलेट करने में मदद करेंगे और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। लेकिन चूंकि चैप्टर नंबर 1 का एक हिस्सा है ये, इसलिए मुझे पढ़ाना यहीं पे पड़ेगा। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप देखिए, कोई भी चीज को अगर आप सीख लेते हो, जैसे मैंने डांस सीख लिया और मैंने डांस को छोड़ दिया, तो फिर जो इंप्रूवमेंट है वो मेरे अंदर नहीं आ पाएगा। जो मैंने थियोरिटिकल नॉलेज गेन किया, उसको कंटिन्यूअसली मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, एक आर्ट है। कोई अच्छा ड्राइवर होता है, कोई खराब ड्राइवर होता है। मान लीजिए कि दो लोग एक ही ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख रहे हैं, थियोरिटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो रेगुलर गाड़ी चलाता है, रोज रोज गाड़ी चलाता है, इतना गाड़ी चलाता है कि अब वो किसी भी कंडीशन में कैसे भी गाड़ी चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने गेन किए हुए थियोरिटिकल नॉलेज को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया, अलग अलग कंडीशंस पर उसने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके गाड़ी को संभाला और वो एक अच्छा ड्राइवर बन गया।
उसी प्रकार से मैनेजर भी अपने नॉलेज को अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करते जाता है, तो उसको भी एक्सपीरियंस होते जाता है, लेकिन ये बेस्ड है किस पर? कांस्टेंट प्रैक्टिस के ऊपर। और वो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अलग अलग प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए। तो जो प्रिंसिपल है आर्ट, या जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट का, वही कैरेक्टरिस्टिक यहां मैनेजमेंट में भी दिखता है, दैट बोथ आर्ट एंड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो कंक्लूजन क्या निकला? 3 फीचर ऑफ आर्ट्स, and all these 3 features of art is present in the management। तो कंपैरिजन से हमको ये समझ में आया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है जो सभी फीचर्स को मतलब जो सभी के सभी फीचर्स को अडॉप्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट। ठीक, तो इससे हमको ये समझ में आया कि भाई मैनेजमेंट जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स पर आधारित है, लेकिन एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अलग होता है एप्लीकेशन पर। ठीक है, पढ़ते सब एक ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से अलग बनाती है। अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं हमारे सामने एक तस्वीर आ जाती है जिसमें एक इंसान जो है वो प्रॉपर टाई फॉर्मल्स पहन के, ब्लेजर पहन के खड़ा हुआ है और उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। वो एक यूनिफॉर्म होता है। बट एग्जैक्टली प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या है, प्रोफेशन है क्या, आइए समझते हैं। सभी लोग ये तो जानते होंगे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन है। डॉक्टर का इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि दुनिया का हर इंसान डॉक्टर के बारे में तो जानता ही है। ठीक, डॉक्टर मतलब कोई भी एक पर्सन डॉक्टर बनता कैसे? क्या कोई भी चल के बोलते चलो आज डॉक्टर बनने का मन कर रहा है या डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करने के बाद उसको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, परीक्षा में बैठना होता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि जो थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ा है उसको ट्रेनिंग के दौरान वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, तब आप उस प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, और तीसरा आपकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा होती है जिससे कि आप उस प्रोफेशन में एंटर करने के लायक बनते हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग which is restricted through examination, है ना। यहां पे 3 वर्ड के ऊपर फोकस करना। पहला वर्ड जो है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो फर्स्ट वर्ड इज व्हाट बेटा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो प्रोफेशन में जाना चाहते हो उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। फिर होती है आपकी ट्रेनिंग। लेकिन डिग्री हासिल करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, और वो एंट्री किसके थ्रू रिस्ट्रिक्टेड है? एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर आप एग्जाम पास करते हो तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे, नहीं कर पाते हो नहीं बन पाओगे। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोफेशन में भी हमारे पास एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। प्रोफेशन भी एक ज्ञान का भंडार होता है जिसमें हमको बहुत सारे अलग अलग किताबें, बहुत सारे अलग अलग थियरी, बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं। जैसे जब आप कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जब आप चार्टेड अकाउंटेंसी में जाते हो तो आपको बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, अकाउंटेंसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसी तरीके से जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं तो आपको मेडिकल से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो एवरी प्रोफेशन हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी बहुत सारे थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, और वो सभी के सभी हम एक्वायर कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जैसे हमारे भारत देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाती है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और उसके लिए वो अलग अलग तरीके के बुक्स इस्तेमाल करती है, जर्नल्स इस्तेमाल करती है, केस स्टडीज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों में कॉमन है दैट ए प्रोफेशन एज वेल एज मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, मैंने बात की थी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, कि भाई एंट्री करने में, ये प्रोफेशन में आने में क्या कुछ बाधाएं हैं? हाँ, बाधाएं हैं। वो बाधा क्या है? एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको डॉक्टर बननी है तो आपको डॉक्टर का एग्जामिनेशन देना होगा, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो सीएस का एग्जाम देना होगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो उसका एग्जाम देना होगा, तब आप जाके क्या बन पाओगे? वो प्रोफेशनल बन पाओगे। So the every profession restricts the entry through an examination or through acquiring the educational degree. दूसरा, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। क्या? कंपलसरी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको कंपलसरीली किसी एग्जामिनेशन से होकर गुजरना नहीं पड़ता है। दिस फीचर इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट एज एनीवन, कोई भी ऐसा पर्सन जो चीजों को मैनेज करना जानता हो, जिसको ये आता हो कि कैसे लोगों को अपने मतलब कैसे लोगों से अपना काम निकलवाना है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, अगर उसमें वो कला है तो वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण, यह है डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी को डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जामिनेशन देना, मतलब एक नॉलेज गेन करना होगा, प्लस उन्होंने ट्रेनिंग किया होगा, प्लस उन्होंने एग्जाम पास किया होगा, तब वो जाके डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल ध्यान सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये पूरे सोसाइटी को मैनेज करते हैं, पूरे सोसाइटी के काम को संभालते हैं, वो भी अकेले, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से। गोकुल धाम सोसाइटी में किसी प्रकार का आयोजन करना हो, गोकुल धाम सोसाइटी में सभी सोसाइटी मेंबर से मेंटेनेंस का चेक हासिल करना हो, टाइम टू टाइम डिपॉजिट करना हो, टाइम टू टाइम पेमेंट करना हो, ये सभी के सभी काम आत्माराम तुकाराम भिड़े मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। कैन आई से दैट आत्माराम तुकाराम भिड़े इज अ गुड मैनेजर ऑफ द गोकुल धाम सोसाइटी? यस। लेकिन क्या मैनेजमेंट के लिए या सोसाइटी को मैनेज करने के लिए उन्होंने कोई डिग्री हासिल की, या उनको कोई डिग्री की जरूरत पड़ी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। बिना डिग्री के बावजूद, मतलब बिना डिग्री के भी वो बहुत अच्छी तरीके से गोकुल धाम सोसाइटी को मैनेज कर पा रहे हैं। वही पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है। तीसरा, एक और एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को। जैसे आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो एक बॉडी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, तब आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसे कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कल जहां इतने ज्यादा कंपटीशन है, वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऐसे लोगों को एज अ मैनेजर अपॉइंट करती हैं जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज हो मैनेजमेंट का, जिनके पास बहुत सारा ट्रेनिंग हो कि वो चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन या किसी के पास अगर डिग्री नहीं है तो वो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता है। एक मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट स्किल आवश्यक होना ज़रूरी है, वो कला होनी ज़रूरी है, ना कि कोई डिग्री होना। लेकिन प्रोफेशन के लिए डिग्री होना आवश्यक है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराते हैं जहां से आप डिग्री हासिल कर सकते हो। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सीएस की डिग्री हासिल करनी है, द ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आगे तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
किसी भी प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, एक बॉडी होती है जो किसी भी पर्सन को अपने प्रोफेशन में एंट्री देती है। जैसे सीएस बनने के लिए हमको आईसीएसआई का मेंबरशिप हासिल करना जरूरी है। आईसीएसआई एक ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम कंडक्ट कराती है। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम क्लियर करने के बाद अपने मेंबर्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है, जिससे कि वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकें, और कंपनी सेक्रेटरीज के बिहेवियर को फॉर्मुलेट करने के लिए या बोल सकते हैं रेगुलेट करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रह के उस कंपनी सेक्रेटरी को काम करना होता है। अब अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो ये जो फीचर है ना प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ये मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर को किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। आत्माराम तुकाराम भिड़े एक बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन वो किसी एसोसिएशन के मेंबर नहीं, या उनको कोई डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। So this feature is also not applicable to a management, as it is not compulsory for a management to become a member of any management association. एग्जाम्पल फिर से वही आ रही है बात। एक दूसरा एग्जाम्पल, आईसीएसआई का एग्जाम्पल तो कॉमन है, मैंने बताया कई बार। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एडवोकेट। ये है मिस्टर केडी पाठक, आपने अदालत सीरियल में इनको देखा होगा, एडवोकेट हैं ये। अब इनके कोड ऑफ, इनके बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशंस होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो एडवोकेट के बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसे कुछ एसोसिएशंस हैं जो काम करते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन को एक मैनेजर बनने के लिए इनका मेंबरशिप हासिल करना कंपलसरी नहीं है। इसमें नाम जो है उनके ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस, ठीक है। उन्होंने भी अपने मेंबर्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, लेकिन हर पर्सन को उसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है। अगला है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी बिहेवियर है उसको कौन गवर्न करता है। तो देखिए, हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल बॉडी होता है। जैसे एडवोकेट का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, हम लोग का जो CS हैं उनका ICSI। तो हर प्रोफेशनल जो होता है वो अपने एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट से बाध्य होता है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 3 फीचर जो हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो है वो ये शपथ लेता है कि मैं अपने पेशेंट्स की बड़ी ईमानदारी से उनकी रक्षा करूंगा, उनको बीमारी से बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो ये एक एथिकल प्रैक्टिस है और ये ओथ लेते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि कंपलसरी इसके आप मेंबर होंगे तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला और लास्ट आज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सर्विस मोटिव। देखिए, बेसिकली प्रोफेशन जो एक ऑक्यूपेशन है वो आता है सर्विस के दायरे में। वो कोई सामान नहीं बेचता है, बल्कि अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने जो भी पर्सन है उनको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बाध्य होता है। द बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स बाय रेंडरिंग द डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पेशेंट को रिकवर करे, वो अपने पेशेंट की जान बचाए। एडवोकेट या लॉयर का मेन मकसद होता है कि भाई वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाए, वो अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाए, ठीक। मैनेजमेंट के ऊपर ये सर्विस मोटिव वाला प्रिंसिपल 100% अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक गोल होता है। जैसे मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक प्रॉफिटेबल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। वहीं दूसरी तरफ मान लेते हैं कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद यह है कि गरीब बच्चों को खाना और उनकी जरूरतों का सामान देना।
तो एक तरफ अच्छा, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक तरफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। दूसरी तरफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। उदाहरण के तौर पर हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है। वहीं बिजनेसमैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो यहां पर मैनेजमेंट का मेन मोटिव सर्विस हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन समझते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन, वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। तो बेटा ध्यान से समझो, इतने सारे फीचर्स में से मैक्सिमम फीचर जो हैं वो मैनेजमेंट और प्रोफेशन में मैच नहीं होते हैं। सो मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द नेसेसरी फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, हेंस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, समय के साथ बदलाव आते जा रहा है, इस वजह से एक मैनेजर को भी एक अच्छा स्टेटस हासिल करने के लिए वो भी एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इट इज मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, बिकॉज अ प्रोफेशनल एंजॉय हायर स्टेटस इन एवरी सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने कस्टमर को कितना अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है, और दूसरा कि वो अपने सारे के सारे लोगों को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। मतलब जहां पर भी बात हैंडल की आती है वहां पे बात आ जाती है मैनेजमेंट की। I hope this is very clear to all of you. So there has been a growing trend towards the professionalization of management, because the managers also want to earn a social prestige, social status. आई होप यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड करूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों तक मेरे वीडियोस, मेरा नॉलेज पहुंचेगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाऊं। मैं आपसे सिर्फ एक सपोर्ट चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका मकसद सिर्फ एक है, वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको अगर मैं एक भी सब्जेक्ट पूरा पढ़ा पाऊं, अपना नॉलेज उनको दे पाऊं, और उनको अगर कुछ भी बेनिफिट होता है एग्जाम में, तो आई विल बी फीलिंग वेरी लकी पर्सन। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु गेन द नॉलेज थ्रू माई वीडियो। तो गाइज इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली वीक है उनको ये पहुंचाइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी, और मेरे एम स्मार्ट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।